नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इन दिनों कश्मीर से पंडितों के पलायन पर फिल्म कश्मीर फाइल्स की खूब चर्चा है। आज ये पहली बार है कि सिनेमाघरों में लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, यानी कि फिल्म लोगों की मानवीय संवेदनाओं को छू रही है। एक भयानक सच जो देश में अपने समूचे दर्द के साथ कभी महसूस नहीं किया गया, उसका असली चेहरा लोग देखकर दहल जा रहे हैं। मैं दंगे और दहशत के शिकार हर दौर के लोगों की पीड़ा को इसी शिद्दत से महसूस करने और उनके लिए खड़ा होने की बात करता हूं, जो सियासत, साजिश, आतंक या फिर समाज विरोधी या देश विरोधी ताकतों के हाथों मारे जाते हैं, तबाह होते हैं, मगर लगे हाथ में सुविधा की चुप्पियां चुनने या एक समुदाय की त्रासदी को किन्हीं दूसरे कारणों या हालात से जोड़कर लोगों की यातना को कमतर करने की शातिराना समझदारियों को भी समझता हूं और उनका वैसे ही विरोध करता हूं। बहरहाल फिल्म कश्मीर फाइल्स बनाने वाली टीम जहां कहीं भी मिल जा रही है, उसको लोग सैल्यूट कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और हिंदुस्तान में लाखों लोग रूह कपा देने वाले अत्याचार, हत्या, बलात्कार, आगजनी और त्रासदी झेलते रहे, मगर उनके इस दर्द के दरिया पर कभी देश में सैलाब नहीं उमड़ा, सत्ता में बेचैनी नहीं दिखी और मीडिया भी चुनिंदा तरीके से बोलता और चुप होता रहा। आश्चर्य की बात है, इन्होंने बोला आपको यहाँ से कोई भगा दे, लेकिन आपसे बोले कि आप अपने घर ही नहीं जा सकते हैं। कल्पना करिए, वो कपड़े, वो बिस्तर, वो अलमारी, वो सब कुछ कभी नहीं, अगले 30 साल नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आपके दोस्त नहीं, आप खुद नहीं जा सकते वहां। ये एक बड़ी विचित्र सी चीज है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैसेकर्स हुए हैं, परसिक्यूशन हुआ है, जेनोसाइड्स हुए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो आपकी ही मूलतः जमीन है, जहां यानी ट्रेडिशंस आफ्टर ट्रेडिशंस जहां पे आप ही के हैं, कोई जाता है। आज भी अपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि आइडेंटिफाई करके कार्ड, आई कार्ड निकाल के स्कूल में किस तरह से टीचर्स को मार डाला गया स्टूडेंट्स के सामने। ये हैं फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और फिल्म में अलग अलग किरदार निभाने वाले कलाकार। फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने 4 दशक पुराने भयावह दौर को फिर से जिंदा कर दिया। 68 में हम उस जमीन को समझेंगे जिस पर हिंदुस्तान की सियासत और कश्मीर में उपजे आतंकवाद के बीच कश्मीरी पंडितों पर कहर टूटा था। यानी कि आज आप उन चेहरों को देखें और उस समय की घटनाओं को समझें जिनके चलते लाखों लोग समय के 40 साल के मरहम के बावजूद ताजा भाग गए। इस दौरान कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षणिक संस्थानों को आग लगा दिया गया। 103 मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों को तोड़ दिया गया। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूट की 14,430 घटनाएं हुई। 20,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की खेती लायक जमीन छीनकर उन्हें भगा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के घर जलाने की 20,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और 1100 से अधिक कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार डाला गया। ये सारे आंकड़े कहीं न कहीं आपने पढ़े होंगे या टीवी चैनलों पर आजकल सुन रहे होंगे। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो रहा था। जब इसकी पड़ताल में घुसते हैं तो तब की जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला सरकार शक संदेहों में घिरती है और दिल्ली की सरकारों पर उदासीनता, लापरवाही का आरोप सीधे सीधे आता है। रोज घाटे की मस्जिदों से ऐलान हो रहा था और जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। यानी कि 19 जनवरी 1990 को उसके 6 महीने पहले से, जुलाई 1989 से नवंबर 1989 तक करीब 70 अपराधियों को जेल से रिहा किया गया था। ये अपराधी क्यों छोड़े गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन कश्मीर में जो तांडव हुआ उसमें उन अपराधियों, आतंकियों का बड़ा हाथ था। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी पॉल, जो राज्य में 31 दिसंबर 2016 से 6 सितंबर 2018 तक पुलिस प्रमुख थे, मुखिया थे, उन्होंने 16 मार्च को इस साल, अभी कुछ रोज पहले, एक ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा ट्रेंड आतंकवादियों के पहले गैंग को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्हीं आतंकवादियों ने बाद में जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी संगठनों का नेतृत्व किया। ये मिस्टर पॉल कहते हैं। तो उस वक्त जो सीआईडी की काउंटर इंटेलिजेंस विंग था और कुपवाड़ा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। आहिस्ता आहिस्ता
उनको पकड़ा और पता चला कि एक बहुत बड़ा प्लान पाकिस्तान ISI ने बनाया है, जिसका नाम ये जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पे बनाया गया था कि ऑपरेशन टुपैक, जिसके तहत कश्मीरी बच्चों को यहाँ से लिया जाएगा पार, उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको हथियार दिए जाएंगे। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक शॉकर था, और जब पहली AK-47 क्लैशनिकोव राइफल पकड़ी तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को ये भी नहीं मालूम था कि क्लैशनिकोव नाम की कोई गन होती है। तो बहुत सारे पुलिस के लोग देखकर हैरान हो गए जब वो पहली गन रिकवर की त्रेहगाम से, कुपवाड़ा से। तो इस तरह से ये सारा नेक्सस पता चला, और जो ग्रुप पहला 70 लोगों का ट्रेन किया गया था उसको आहिस्ता आहिस्ता उसमें काफ़ी लोगों को पकड़ा, हथियारों की रिकवरी भी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, आई थिंक डॉक्टर फारूक साहब की गवर्नमेंट थी, और दिल्ली में मुझे मालूम नहीं किसकी गवर्नमेंट थी, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं है कि किस लेवल पे वो डिसीजन हुआ। लेकिन मैं यंग ASP था, एक पॉलिटिकल डिसीजन मैं समझता हूँ आज भारत के लोग उसको जज करेंगे। जो डिसीजंस उस वक्त हुए जिनकी वजह से हालात बिगड़ते गए और बजाय बेहतर होने के बिगड़ते गए, तो लोगों का, भारत के लोगों का हक बनता है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है आज उनको उन डिसीजंस को रेट्रोस्पेक्टिवली देखने का। और मैं समझता हूँ उनसे हालात अच्छे होने के बजाय बिगड़ते गए। जैसे ये डिसीजन क्यों लिया गया, ये उस वक्त के लोग जो पावर में थे वही बता सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला पर सवाल उठने के कुछ वाजिब कारण हैं। जो लोग कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके उत्पीड़न का सवाल उठाते हैं, वे कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 के ठीक पहले की तारीख पर फारूक अब्दुल्ला ने रातों रात इस्तीफा क्यों दिया और अगले दिन सबसे बड़ा पलायन क्यों हुआ। यह सब प्री प्लान्ड था, और जब लग गया कि सारा ठीकरा फारूक अब्दुल्ला का सिर फूट जाएगा तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। सवाल पूछा जाता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही थी कि घाटी में नौजवानों को ट्रेन करने के लिए सीमा पार ले जा रहा है, तब सरकार चुप क्यों थी। अपहरण हो रहे थे, खासकर सरकारी कर्मचारियों के, जिनमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे, मगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी क्यों। लोकल न्यूज़पेपर्स यानी अखबारों में खुलेआम धमकियां दी जा रही थी, पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, हिट लिस्ट बनाई जा रही थी, बावजूद इसके प्रशासन पंगु सा था क्यों। अब आप ये समझिए कि हिंसा का जो खेल 83-84 में शुरू हुआ और राजीव गांधी की सरकार के आखिरी समय तक यानी कि नवंबर-दिसंबर 1989 तक प्रचंड हो गया। कश्मीर में आतंक की आग को पाकिस्तान की ISI हवा दे रही थी, और वहां के तब के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो कश्मीर के लिए आग उगल रही थी। उस समय क्या हो रहा था? उस समय फारूक थे, राजीव गांधी थे, और भुट्टो क्या कह रही थी ये सुनिए। अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता है, और अगर चाइना के अंदर चाइना के बाद आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अलावा एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक करें। और कश्मीर के बहादुर खवातीन वारिस है तो बीबी खदीजा, बीबी आयशा और बीबी फातिमा के वारिस है। वो लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं, और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे। 19 जनवरी 1990 से पहले की जो स्थितियां थीं, वह ज्यादा जिम्मेदार हैं 19 जनवरी 1990 और उसके बाद के हालात के लिए। उसके लिए वीपी सिंह सरकार जो दिसंबर 1989 में आई, या जगमोहन जो 13 जनवरी 1990 को, जिस दिन कश्मीर में पंडितों का घाटी से सबसे बड़ा पलायन हुआ, उसी रोज दोबारा गवर्नर बनाए गए, उनके सिर कांग्रेस दोष का ठीकरा फोड़ती है।
ये कहां से वाजिब है? अलबत्ता बाद की सरकारों के दौरान भी नरसंहार पर नरसंहार होते रहे। राजीव गांधी की केंद्र की सरकार और फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर की सरकार पर बड़े गहरे और संगीन आरोप अगर हैं, सवाल हैं, तो उसके वाजिब कारण हैं, उस समय की स्थितियां हैं, उनको आप देखिए। लेकिन फारूक के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक अलग तरह का तर्क दे रहे हैं। मैं तो उस फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है? वाले भी निकल गए। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था। उस वक्त 1990 में ये एक कौन सी ताकतें थी, कैसे क्या हो गया ये खुदा जाने। और उस वक्त में कम से कम में ये वीपी सिंह की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस था। ये उनको पूछना चाहिए सवाल कि उस हुकूमत के उस दौरान क्यों क्या कैसे जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ और कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी। सरदार भी मरे हैं, कश्मीरी मुसलमान भी मरे हैं, कश्मीरी पंडित भी मरे हैं, मार दिए गए, जैसे छठीपुर सिंह या यहाँ पर वंधामा जो है वहां पर हुए थे। उमर अब्दुल्ला जो आपने सुना, तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी आतंकी घटनाओं और भयानक पलायन की जमीन एक ही दिन में तैयार हो जाती। वैसे उनको भी पता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपने पिता और पार्टी को बचाने के लिए इससे अलग कोई और दलील उनके पास हो भी नहीं सकती। केरल कांग्रेस ने कई ट्वीट किए, जिनमें एक ट्वीट यह भी था कि साल 1990 से लेकर 2007 के बीच 17 साल में आतंकवादी हमलों में 399 पंडितों की हत्या की गई और इसी दौरान आतंकवादियों ने 15,000 मुसलमानों को मार डाला। इसकी बुनियादी समझ ही गलत है। अगर आप यह कहते हैं, इस तरीके से इसको जोड़कर देखते हैं, तो कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा भड़की, उसमें वहां के समाज के भीतर जो जहर बोया गया, पड़ोसी मित्र रोज रोज साथ रहने वालों ने मारने उजाड़ने में खुद को जिस तरीके से शामिल कर लिया, उसको समझना जरूरी। घाटी में इस्लामी हुकूमत चलेगी, इस मकसद से वहां आतंक और नफरत की जो जहरीली हवा बनी, उसने सामूहिक बलात्कार से लेकर जघन हत्याओं तक के लिए पिशाच पैदा की। आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग भी शामिल। मुस्लिम समुदाय के जो लोग मारे गए, वे उस राह में रोड़ा बनने या फिर सरकार, पुलिस, सेना का साथ देने के कारण मारे गए। उन्हें नफरत के चलते नहीं, बल्कि आतंकी एजेंडे में अनफिट होने की वजह से जान गंवानी पड़ी। दोनों तरह की हत्याओं और उनकी विद्रूपताओं में बुनियादी अंतर है। पिछले साल जो हिंदू टारगेट किलिंग का शिकार हुए, उस दौरान मुसलमान भी मारे गए। लेकिन क्यों? क्योंकि वे बीजेपी के नेता थे, या पुलिस वाले, या सुरक्षा बलों के जवान, या फिर सुरक्षा बलों के मुखबिर। आतंक, अपराध, बड़े बड़े षड्यंत्र और सियासी खेल में जो होता है, उसका मोटिव जब तक आप नहीं समझेंगे, आप उसके सही संदर्भ से कटे रहेंगे और भटकाव का शिकार होते रहेंगे। मगर कभी कभी ऐसा शातिर समझदारियों और संतुलन बिठाने के संगीन समीकरण के इरादे से भी किया जाता है। कुछ बौद्धिक लोग, बुद्धिजीवी लोग करते हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। देश की राजनीति में जो उबाल है, उसमें राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा समाज अगर लगातार यातना भोगता रहा है, तो उसकी पूरी सच्चाई दबी हुई है, एक फिल्म के जरिए ही सही सामने आती है, तो उसको ईमानदारी से देखना, सुनना और समझना जरूरी। से इंटरव्यू करने में जाकर कहीं वो सेटल हो गए और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स और 3 years। एक बात जान लीजिए, जो देश या समाज इतिहास को दफन करता है, उससे सबक नहीं लेता, वह अपने वर्तमान के साथ ही दफन हो जाता है। उसकी अपनी कोई वैचारिक टकराहटें या संकटों से लड़ने की क्षमता जो उसको मजबूत और महान बनाती है, वह हो नहीं पाती। कभी इस लिहाज से इतिहास को देखने की कोशिश कीजिए। जो सच है उसको बदलने या उससे मुकरने से नहीं, बल्कि उससे सबक लेने से समाज सुदृढ़ होता है। सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।